नमस्कार दोस्तों, इकॉनमी के तीसरे क्लास में आप सबका स्वागत है। हम लोग इंडियन इकॉनमी को पूरा कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने चलिए अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज ये तीसरा क्लास है ये इकॉनमी का। तो सबसे पहले वेलकम टू चॉक बोर्ड और चलिए पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लें हम लोग। आज हम लोग वैसे क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग डिजिटल पेमेंट पढ़ने वाले हैं, एनपीसीआई को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? हमने बैंक मनी देखा था, जिसमें जो पेपर ऑर्डर है, चेक और डिमांड ड्राफ्ट, उसको देखा था। उसके बाद हमने चेक ट्रांकेशन सिस्टम देख लिया था। उसके बाद हमने क्या देखा था? हमने एक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट भी देख लिया था। बट इसको थोड़ा सा हम लोग आज फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एनपीसीआई को हम लोग डिटेल में देखेंगे तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक रिकैप भी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं डिजिटल पेमेंट को। तो सबसे पहले 2007 में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? आरबीआई को ये डिजिग्नेट करना कि आप जो है एक रोबस्ट पेमेंट सिस्टम डेवलप कीजिए इंडिया में। अगर डिजिटल हो तो और भी अच्छा है, मतलब सारा राइट दिया गया, पेमेंट और सेटलमेंट से रिलेटेड सारे राइट दिए गए। फिर आरबीआई ने इस एक्ट के माध्यम से ही क्या किया, जो है आईबीए के साथ मिलकर के, इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ मिलकर के, आप लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे, एनपीसीआई की स्थापना की, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। और इसे कहा गया कि आप डिजिटल पेमेंट के फील्ड में जो भी इनोवेशन होता है आप करो। इसमें कई सारा इंडियन बैंक एसोसिएशन में जो भारतीय बैंक है वो उसमें पार्टनर है, एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी, सब कैनरा बैंक वगैरह। ठीक है, तो एनपीसीआई ने डिजिटल पेमेंट पर काम करना शुरू किया। एनपीसीआई ने जब डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में काम करना शुरू किया तो उसके पहले जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम हमारे देश में चल रहा था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वो सिस्टम क्या था? वो सिस्टम था नेफ्ट और आरटीजीएस का। ठीक है, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये दो सिस्टम चल रहा था। इसे कौन ऑपरेट कर रहा था? इसे आरबीआई ऑपरेट कर रही थी। ठीक है, उसके बाद एनपीसीआई अपना आईएमपीएस लेकर के आया। तो थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, हालांकि बहुत रेयर चांसेस रहता है पूछने का, बस हल्का सा चीज़ों को समझने के लिए। नेफ्ट और आरटीजीएस में क्या था कि मिनिमम वैल्यू जो ट्रांसफ़र करना था, पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता था एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, नेफ्ट में 1 रुपया और आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख रुपये करने होंगे। ठीक है, ये नेफ्ट क्या होता था? ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकता था, ये भी ऑनलाइन और ऑफलाइन भी हो सकता था। आईएमपीएस जो है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जो है यूपीआई का, सॉरी एनपीसीआई का, ये एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, एनपीसीआई का प्रोडक्ट है ये। तो एनपीसीआई का ये सिर्फ ऑनलाइन ही है। ठीक है, और मैक्सिमम में निफ्ट और आरटीजीएस दोनों में लिमिट नहीं था, नो लिमिट, जितना भी अमाउंट हो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और आईएमपीएस में क्या है? 2 लाख रुपया लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता एक बार में। ठीक है, सेटलमेंट टाइप क्या था? हाफ ईयरली बेसिस पे ये सेटल होता था। जैसे कि समझिए, आपका मान लीजिए अकाउंट है एसबीआई में, ठीक है, या मिस्टर ए है, इसका एसबीआई में अकाउंट है। अब इसे जो है मिस्टर बी को पेमेंट करने हैं, मिस्टर बी को जो 10 लाख रुपए देने हैं, तो वो 10 लाख रुपए लेकर के क्या करेगा? ए अपने बैंक एसबीआई जाएगा और एसबीआई को कहेगा ये 10 लाख तुम बी के अकाउंट में डाल दो। बी का पीएनबी में अकाउंट है, पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है। तो बैंक क्या करेगा? एसबीआई पूछा क्या करना है, आरटीजीएस करना है या नेफ्ट करना है? ये इसलिए पूछेगा क्योंकि अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोनों में चार्जेस नहीं है, लेकिन पहले चार्जेस था। ठीक है, तो आरटीजीएस में चार्जेस था हल्का, थोड़ा मतलब था, दोनों में था, बट आरटीजीएस में कम ज़्यादा था और नेफ्ट में थोड़ा कम था। तो अगर ए को बहुत जल्दी नहीं है कि तुरंत करना है, रियल टाइम में अभी के अभी करो, तो क्या है कि जो है वो नेफ्ट के साथ जाएगा। और उसे अगर तत्काल पेमेंट करना है, इमरजेंसी पेमेंट अभी के अभी, तो वो आरटीजीएस के थ्रू जाता था, रियल टाइम में पेमेंट हो जाता था और सीधे जो है बी के पीएनबी अकाउंट में पैसा चला गया। नेफ्ट में क्या है? हाफ ईयरली बेसिस पे। हाफ ईयरली बेसिस पे मतलब बैंक में पहला जो सेटलमेंट नेफ्ट का लौट जाएगा, जितने लोग भी लेके आएंगे कि सबको नेफ्ट करवाना है, तो 10 बजे मान लीजिए पहला लौट गया, तो अगला लौट जो है 10:30 पे जाएगा। और ये अगर मान लीजिए 10:10 पे आया है पैसा लेके, तो उसको 10:30 तक रुकना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि 30 मिनट ही के बाद ही जाएगा। बैंक 30-30 मिनट का देखती है, हो सकता है कोई 10:25 पे आए, तो उसका तो ऑलमोस्ट 5 मिनट बाद ही हो जाएगा फंड ट्रांसफ़र। तो उसके लिए तो लगभग आरटीजीएस जैसा ही कुछ हो गया मामला। ठीक है, तो बैंक हर आधे घंटे पे एक लॉट भेजती है नेफ्ट का, जैसा आता है जो है क्राउड। और आरटीजीएस इसमें चार्जेस लगता था और तत्काल अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता था जिस व्यक्ति को भेजा जाना उस व्यक्ति के अकाउंट में। और आईएमपीएस भी रियल टाइम है, इसमें मोबाइल के जरिए भी किया जा सकता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस में, कि रियल टाइम बेसिस पे। अब तो ये आरटीजीएस की तरह ही।
अब नो चार्जेस दोनों में है, बट इसमें भी कुछ बैंक लेता है, ठीक है, कुछ नहीं भी लेता है। तो ऑलमोस्ट समझिए कि चार्जेस तीनों में ही नहीं है। तो नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस ये सिस्टम है। आईएमपीएस को क्या कौन डेवलप किया है? तो आईएमपीएस को डेवलप किया है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब थोड़ा एनपीसीआई के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या बला है, ठीक है। एनपीसीआई, इसकी जो स्थापना, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसको जो स्थापना किया, अभी जैसे हम लोग पढ़े थे, आरबीआई और कौन, इंडियन बैंक एसोसिएशन मिल करके, और 2008 में इसकी स्थापना की गई अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ठीक है। एनपीसीआई अलग अलग फील्ड में जो डिजिटल पेमेंट है उसको सीमलेस बनाने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। और इसलिए वो क्या किया है, बहुत सारा जो है ये प्रोडक्ट लॉन्च किया अपना। और यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट इसका दिख रहा है, हालांकि सारा प्रोडक्ट यहाँ नहीं है, हम लोग देख लेंगे डिटेल में थोड़ा सा अलग अलग भी। जैसे सबसे पहले तो यूपीआई है, यूपीआई को भी देखते हैं हम लोग डिटेल से। उसके बाद है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जो बीबीपीएस है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, इसको देख लेते हैं यहीं पर। बीबीपीएस क्या है, जैसे आपको हर महीने क्या है, मंथली जो है आपको करना होता है, बिजली बिल जमा करना होता है, फ़ोन बिल जमा करना होता है, गैस का बिल अगर ऑनलाइन प्रोवाइड पेमेंट जाता है तो, और भी कई तरह का पानी का बिल है अगर ऑनलाइन जाता है तो आप जो है एक बार अपने अकाउंट को एनपीसीआई के थ्रू लिंक, बीबीपीएस में लिंक कर दीजिए जहां आपका पेमेंट जाता है। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ आप लिंक कर दीजिए। उसके बाद जिस महीने जितना बिल आएगा उतना बिल ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाएगा पैसा, उतने रुपये का। मान लीजिए कि 2500 रुपये का बिजली बिल आया तो 2500 रुपये आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा और आपको एक मैसेज आ जाएगा कि बिजली बिल यहाँ गया है, 2500 रुपया आया था ऑफिस से, जो भी है बिजली विभाग से। तो बीबीपीएस ये है कि आपको हर महीने टेंशन नहीं रहेगा कि ये बिल वो बिल जमा करना है, ठीक। इसी के साथ एक नाच भी आता है, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, नाच। इसमें क्या होता है कि ये क्लियरिंग हाउस का काम करता है, बल्क पेमेंट के लिए ये काम करता है, ठीक है। और चेक क्लियरिंग का भी काम करता है। बीबीपीएस भी बल्क पेमेंट के लिए काम करता है, खैर बीबीपीएस से ही समझने के लिए था। उसके बाद है एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। देखिए सॉरी सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्या है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में या जहाँ की थोड़ा सा लिटरेसी रेट कम है वहाँ पे लोग जो है यूपीआई को, फ़ोनपे को, भीम को यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है, मतलब उनको समस्या होती है। तो उसके लिए क्या है कि आधार इनेबल्ड है, स्मार्टफोन पे सीधा जो है वो उंगली सटाया, अपना अंगूठा सटाया, अब आधार तो सबका बना हुआ, उसी से रीड कर लिया उसका कि हाँ ये ऑथेंटिक व्यक्ति है, और फिर सीधा ऑप्शन डालना है कितना रुपया कहाँ जाना है, उसके बाद पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये भी क्या है, एनपीसीआई का ही है। उसके बाद है आईएमपीएस। आईएमपीएस को हम लोग देख चुके हैं, अभी जस्ट देखें आईएमपीएस को आरटीजीएस और नेफ्ट के साथ, ठीक है। डिटेल में सवाल उतने वैसे कुछ खास नहीं आएगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। आपको जो सीटीएस है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, ये हम लोग देख चुके हैं। चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या था, वो क्लियरिंग हाउस जो पहले चलता था, चेक को क्लियर करता था, उसी के तहत ये सीटीएस है। अभी जो है ये सीटीएस सिस्टम ही क्या करता है, पूरे देश में एटीएम को रन करता है। पूरे देश में एटीएम को कौन रन करता है, सीटीएस सिस्टम रन करता है, ठीक है। और एक बार सवाल पूछा गया था सीटीएस से, और सीटीएस के बारे में सिर्फ यही था कि जो पूरे देश में एटीएम सिस्टम है, एटीएम सिस्टम इसको कौन रन करता है, तो उसको सीटीएस सिस्टम रन करता है, बस सिंपल इतना ही है, ठीक है। उसके बाद एईपीएस, आधार इनेबल, ये तो हम लोग देख चुके हैं। रुपे कार्ड, अच्छा भारत क्यूआर देख लेते हैं, फिर हम लोग रुपे देखते हैं। देखिए भारत क्यूआर कोड क्या था कि आप लोग देखे होंगे, अगर यदि 2016 के जस्ट बाद आपको याद होगा, जब पेमेंट शुरू हुआ था, डिजिटल पेमेंट नया नया, तो फ़ोन पे के, जैसे फ़ोन पे है, ठीक है, कि क्यूआर स्कैनर से आप पेटीएम का आप क्यूआर कोड स्कैन नहीं कर सकते। आप फ़ोन पे से सिर्फ फ़ोन पे का कर सकते हैं, पेटीएम से सिर्फ पेटीएम का कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, भारत क्यूआर कोड आया एक, और भारत क्यूआर कोड ने क्या किया कि रिप्लेस कर दिया, यानी अब आप भारत क्यूआर कोड अगर यूज करता है फ़ोन पे वाला, तो इस क्यूआर कोड से कोई भी क्यूआर स्कैनर से ये क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा। और आरबीआई ने कह दिया कि जितने भी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है वो सब भारत क्यूआर कोड को भी यूज करेगा। तो भारत पे नहीं है, ये भारत क्यूआर कोड अलग है। अब सभी कोई इनेबल्ड हो गया है भारत क्यूआर कोड से। अब आप देखेंगे कि आप फ़ोन पे लेके जाइए और उसके बाद सामने किसी भी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर का क्यूआर कोड हो, स्कैन हो जाता है। इनफैक्ट पेटीएम तो शायद आज तक भी ऐड करता है इस बात का कि पेटीएम से किसी भी जो क्यूआर कोड को स्कैन करो, पेटीएम करो, ठीक है।
तो ये क्या इंटर ऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आया था। ये इंटर ऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम होता है कि पी से यानी पी मतलब फ़ोन पे से आप पेटीएम में या अमेजॉन पे में नहीं कर सकते हो पेमेंट। ये इंटर ऑपरेबिलिटी की समस्या। आप फ़ोन पे लेके जाइए, आप अमेजॉन में कीजिए, गूगल पे कीजिए, जिससे करना हो कीजिए, ये इंटर ऑपरेबल हो गया। और ये संभव कैसे हुआ? ये क्यूआर कोड, ये भारत क्यूआर कोड के कारण हुआ है ये, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब रुपे कार्ड को देख लेते हैं। रुपे कार्ड को लास्ट में देखेंगे, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं यूपीआई सिस्टम को, ठीक है। यूपीआई सिस्टम को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं पहले। तो यूपीआई क्या है सिस्टम? देखिए यूपीआई सिस्टम ना एक मैसेजिंग सिस्टम है, ठीक है। संदेश पहुंचाता है, ये मैसेजिंग सिस्टम है। मैसेजिंग सिस्टम कैसे है कि जैसे ही आप अपने फ़ोन पे से किसी के अकाउंट में, फ़ोन पे आपका मान लीजिए एसबीआई का अकाउंट है और आप फ़ोन पे से किसी एक व्यक्ति को पेमेंट करते हैं और उस व्यक्ति का अकाउंट मान लेते हैं फिर से पीएनबी में है, उसके यहाँ जाता है, तो आप यूपीआई से क्या करते हैं? यूपीआई एक सिस्टम है, यूपीआई के थ्रू जो आप फ़ोन पे के थ्रू यूपीआई को एक्सेस करते हैं और यूपीआई के माध्यम से आप एसबीआई को कमांड देते हैं कि तुम मेरे अकाउंट से 100 रुपये डिडक्ट कर दो और वो 100 रुपये पीएनबी में एक व्यक्ति का खाता है बी नाम का, उसके अकाउंट पे भेज दो। अब ये एसबीआई भेज तो देगी, लेकिन ट्रस्ट कैसे करेगी एसबीआई की? जो ऑथेंटिक पर्सन है, आप ही ने ही ये बात कहा, कमांड दिया है, ठीक है। उसके लिए क्या होना पड़ता था? हम लोग को खुद जाना पड़ता था, ब्रांच में जा करके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता था, उसके अकाउंट का डिटेल दे करके पेपर में फिजिकली जो है उसको प्रोवाइड करते थे। उसके बाद जो है बैंक क्या करता था, या चेक जो है हम अपना चेक काट करके देंगे बी को और फिर बी लेके जाएगा चेक, तब जा करके बैंक जो है उसको पैसा ट्रांसफ़र करेगी। तो ये दरअसल क्या था, मैसेजिंग में जो बीच में फ्रॉड नहीं हो रहा है, ट्रस्टेड मैसेजिंग सिस्टम होना चाहिए ना। तो यूपीआई कुछ और नहीं बल्कि क्या है, ये ट्रस्टेड मैसेजिंग सिस्टम है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है, ये एक तरह का मैसेजिंग सिस्टम है। अब यूपीआई के थ्रू मैसेज जाता है एसबीआई को, तो एसबीआई इसको क्रॉस चेक नहीं करती है, समझ आती है कि ये सही मैसेज होगा क्योंकि ये सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम है और पीएनबी तक पहुंचा देती है मैसेज। पीएनबी 100 रुपया एसबीआई डिडक्ट करके पीएनबी को देती है, पीएनबी बी के अकाउंट में डाल देती है रियल टाइम बेसिस पे पैसा। तो दरअसल यूपीआई क्या है, ये मनी ट्रांसफ़र का ये ऐप नहीं है, बल्कि मनी ट्रांसफ़र के लिए जो कमांड दिया जाता है, जो संदेश भेजा जाता है बैंकों को, वो संदेश का ऐप है। हालांकि दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं लोग, इसमें कोई ये थोड़ी है बाल का खाल निकालने वाला बात हो गया। तो ये क्या करता है, सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम को, फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम को ये क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो इसका कुछ विशेषता है, वो विशेषता देख लेते हैं। मे बी अगर ऑप्शंस बना के पूछ दे तो 24/7 काम करता है, हम लोग को पता है 24/7 काम करता है, ठीक है। यही अपने प्लेटफॉर्म पर ये यूपीआई को बेस बनाकर कई सारे प्राइवेट ऐप चल रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके। फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजॉन पे, ये सब उसी का एग्जांपल है। भारत पे उसी में से अपना खुद का इसने एक बना लिया है, भीम। याद रखिएगा, भीम और फ़ोन पे में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इतना ही है कि सभी यूपीआई सिस्टम पर बेस्ड है। भीम भी यूपीआई सिस्टम पर बेस्ड है, फ़ोन पे भी यूपीआई सिस्टम पर बेस्ड है। बस भीम जो है उसी कंपनी का जिस कंपनी का यूपीआई है, इट मीन्स एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, ठीक है। बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। उसके बाद क्या है कि किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। और बैंक डिटेल शेयर करने का ज़रूरत नहीं होता है आपको। बस एक वर्चुअल जो पेमेंट एड्रेस है, ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जिसको बीपीए बोलते हैं, इससे काम बन जाता है। और ये कम्प्लीटली क्या है, अभी वर्तमान में कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका एक फ़ायदा तो है ही, कंप्लेन अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल से ही क्या कर सकते हैं, आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, ये देख लेंगे एक दो तो पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। 24/7 है, भीम ऐप इसी का है। एटीएम कार्ड वगैरह का डिटेल कोई ज़रूरत नहीं होता है, नो नीड टू प्रोवाइड एटीएम कार्ड डिटेल, ठीक है। बैंक डिटेल प्रोवाइड आपको करना नहीं है, बस एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है, उससे ही काम बन जाता है, ठीक है। तो ये यूपीआई सिस्टम है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूपीआई सिस्टम के बाद भीम। यूपीआई एनपीसीआई का एक प्रोडक्ट है, एनपीसीआई का सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम के लिए यूपीआई। और यूपीआई प्लेटफॉर्म को आधार बना करके कई सारे प्रोवाइडर्स आ गए हैं। उसी प्रोवाइडर सारे क्या हैं, सभी प्राइवेट हैं, तो उसी प्रोवाइडर के बेस पर एक एनपीसीआई ने अपना भी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, भीम, BHIM, भीम ऐप, ठीक है। भीम के बारे में थोड़ा सा इसलिए पढ़ लेना जरूरी है क्योंकि ये एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। ये क्या करता है, भीम स्मार्टफोन पर काम करने के साथ साथ ये बेसिक फीचर फ़ोन पे भी काम करता है। *99# डाल करके USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, आजकल ट्रेंड है, कुछ सी का भी जो न्यूज़ में रहता है पूछ देता है कभी कभी फुल फॉर्म भी, ठीक है। तो
जो है यूएसएसडी जो बेसिक फ़ोन होता है उस पर भी भीम ऐप काम कर सकता है, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन करता है, नो नीड टू इंस्टॉल मल्टीपल ऐप। आपको कोई भी मल्टीपल वैसे तो ये वाला जो फ़ोनपे और पेटीएम वगैरह पे भी अब होता है कि अगर आपके पास सिर्फ फ़ोनपे है, पेटीएम है, अमेजोन पे, तब भी आपको कोई और ऐप इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है, काम बन जाएगा। ठीक है, एसबीआई का भी अपना है, एसबीआई बडी, एक्सिस पे, हालांकि लोग कम ही यूज करते हैं। ठीक है, इसमें जो सिक्योरिटी लेयर है 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन काम करता है, ये सभी के साथ है, भीम के साथ भी है और बाकी जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है इस कैटेगरी में सबके साथ है। बट ये न्यूज़ में इसलिए आ जाता है क्योंकि एक बार यूपीएससी ने पूछ दिया था कि इसमें कितना फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। दरअसल उसने एक गलत ऑप्शन दिया था और लिखा था 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम ही इसमें काम करता है। नहीं, इसमें 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे कैसे क्या क्या काम करता है, कहाँ कहाँ 3 लेयर सिक्योरिटी है, वो सब जानने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग भीम ऐप के एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन देखा तो वो जो कार्ड पेमेंट करते हैं ना, स्वाइपिंग मशीन में जो स्वाइप करते हैं, और अब तो अब कार्ड डालने वाला भी आ गया है मशीन जिसमें स्वाइप नहीं करना होता है, चिप वाला, तो उसमें जो है कार्ड पेमेंट जो करते हैं वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे काम करते हैं, यानी उसमें 2 लेयर सिक्योरिटी है। तो इट मीन्स अगर माने एक तरह से तो आपके कार्ड पेमेंट से भी ज़्यादा सिक्योर पेमेंट है जो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, हम लोग जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगला है रुपे कार्ड। अब ये देख लेते हैं कि रुपे कौन सा बीमारी है जो नया नया आया है। अब देखते हैं सबके जो कार्ड है सब में जो है क्या लिखा है, सब में रुपे ही लिखा रहता है। ठीक है, मतलब नया जो कार्ड भी मिलता है कई बैंकों का, देखते हैं रुपए। आप लोग देखे होंगे कि कार्ड पर सबसे पहले क्या होता था कि रुपए की जगह पे वीज़ा वगैरह लिखा रहता था या मास्टर कार्ड लिखा रहता था। ठीक है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये सब लिखा रहता था। लेकिन अब क्या है कि रुपए जो है आता है, रुपए भी आता है। ये क्या है, देखिए ये पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे कई टाइप का होता है, कार्ड पेमेंट गेटवे है। जब पहले डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं चलता था, कुछ नहीं था, तब भी ये कार्ड पेमेंट चलता था। आज से कुछ साल पहले का बता रहे हैं, कुछ दशक पहले का। ठीक है, उसमें क्या होता था, आप देखे होंगे कि दुकानदार एक मशीन लेके रखा था, इसको स्वाइपिंग मशीन बोलते हैं। हालांकि इसका जो ऑफिशियल नाम है पीओएस मशीन है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, लेकिन क्या है कि इसको स्वाइपिंग मशीन लोग बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्ड स्वाइप करने के लिए साइड में आता था, स्वाइप किया जाता था। अब मान लीजिए दुकानदार का क्या है, अकाउंट है एसबीआई में, एक कस्टमर गया वो अकाउंट पीएनबी का कार्ड लेके गया। ठीक है, दूसरा कस्टमर गया, ग्राहक गया इसके पास, सॉरी इधर से होगा, दूसरा ग्राहक गया वो केनरा का लेके गया, तीसरा ग्राहक गया एचडीएफसी का लेके गया, चौथा ग्राहक गया तो किसका लेके गया, तो सिटी बैंक का लेके गया जो अमेरिका का है, पांचवा ग्राहक गया तो वो उस पर कौन सा एचएसबीसी का, हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉरपोरेशन का लेके गया, एचएसबीसी का। अब ये क्या करेगा, इसका कार्ड स्वाइप करेगा एसबीआई में, तो समझिए बात को, यानी कि कार्ड स्वाइप हुआ एचएसबीसी बैंक का एसबीआई के स्वाइपिंग मशीन में, तो एसबीआई के पास मैसेज आएगा कि जो है हमको 10,000 रुपये लेना है। तो एसबीआई मैसेज क्या भेजेगा, किसको, एचएसबीसी को मैसेज भेजेगा, देखो तुम्हारा एक कस्टमर मेरे एक कस्टमर को 10,000 रुपया कार्ड के थ्रू देना चाहता है, तुम ये पैसा हमको दे दो 10,000, ताकि हम अपने कस्टमर को दे सकें। अब इस पूरे प्रोसेस में जो मैसेजिंग सिस्टम है, ये गेटवे है, यानी एसबीआई को क्या करना पड़ेगा कि सारे बैंकों के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा और सारे बैंकों के सारे ब्रांच के साथ पूरी दुनिया में। ये संभव नहीं था। ठीक है, ये संभव जब नहीं था तो फिर एक उपाय ये हो सकता है कि अगर यदि हाँ फिर एसबीआई का अगर कोई लेके आता है तो उस पॉइंट ऑफ मशीन को प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, क्योंकि यहाँ से एसबीआई में मैसेजिंग जाना आसान है। तो या तो हो सकता है कि दुकानदार सभी बैंकों का पीओएस मशीन लगा के रखे सामने, जो है 25, 30, 40 जितना संभावित ग्राहक आ सकते हैं अलग अलग बैंकों के, कम से कम पॉपुलर बैंकों के तो रखने ही होंगे। ठीक है, या तो फिर ये सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। तब ऐसे में क्या हुआ कि यहाँ पर आए कुछ पेमेंट गेटवे वाले। पेमेंट गेटवे वाले कैसे आए, जैसे आए वीज़ा। इसने क्या कहा, देखो ये है मेरा ऑफिस है वीज़ा का, यहाँ ये हम गेट प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे सभी बैंकों के लिए, जितने हैं दुनिया में 50 बैंक, 100 बैंक, 400 बैंक, जो भी इसके साथ इनरोल होता है, तुम सब मेरे साथ इनरोल हो जाओ और हम सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। जैसे एसबीआई के एक कस्टमर को, एसबीआई को मान लीजिए, एसबीआई को कनेक्ट होना है किसके साथ, एचएसबीसी के साथ, तो ये एसबीआई वीज़ा के थ्रू इसे कनेक्ट हो सकता है। एसबीआई वीज़ा के थ्रू केनरा से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये सिटी बैंक है तो ये वीज़ा के थ्रू यहाँ पर क्या है कि जो है कोई भी बैंक यहाँ पे हो जाए, एचडीएफसी है उससे कनेक्ट हो सकता है। यानी सारे बैंक, ये एक सेंट्रल नर्व सिस्टम है, इससे सब कनेक्ट हो सकते हैं। ये एक गेटवे है कि इस यहाँ पहुँचे फिर आपको ऑप्शन आएगा किस गेट से बाहर निकलना है, तो केनरा से, तो केनरा वाले में चले गए। तो ये पेमेंट गेटवे कहते हैं। ऐसा दुनिया में 6 पेमेंट गेटवे काम करता था रुपए आने से पहले। रुपए 7वां पेमेंट गेटवे है। अब
होता ये था कि ये जो वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, ये यही पेमेंट, अभी देखिए नेट पे टाइप कीजिएगा पेमेंट गेटवे बहुत सारा आ जाएगा, कार्ड पेमेंट गेटवे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब क्या है सिस्टम कि ये 6 जो था पहले, इंडिया का इसमें से एक भी नहीं था, क्योंकि ये बहुत महंगा सिस्टम, आप देख के समझ पा रहे होंगे कि एक सिस्टम बना लेने भर से काम नहीं चलेगा, इसमें पूरी दुनिया के अधिक से अधिक बैंकों को इसके साथ कनेक्ट करना होगा। रुपये अभी इसलिए वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि रुपये ने भी इंडिया के सारे बैंकों को तो भारत सरकार ने निर्देश दे दिया कि रुपये से कनेक्ट हो जाओ, हो गया सारे लोग, लेकिन बाकी जो है बाकी बैंकों का भी फायदा था रुपये से कनेक्ट होने में, वो बताएंगे अभी कैसे। पर पूरी दुनिया के साथ बैंकों से अभी इसको डील करना बाकी है, सारे बैंक डील करता है। क्यों डील करता है? क्योंकि अब देखिए ये जो वीज़ा है यहाँ पे, ये क्या भंडारा कराने तो बैठा नहीं है, दान पुण्य करने, कनेक्ट कर देते हैं बेचारे लोगों को, पेमेंट में दिक्कत होता है, इसके बदले ये चार्ज करता है। अब वही चार्ज क्या होता है, पीओएस मशीन जो लोग रखा है उससे लेती है बैंकें, ठीक, उसी चार्ज को क्या कहते हैं, एमडीआर कहते हैं। पूछा गया सवाल है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। इसलिए आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि दुकानदार कार्ड पेमेंट लेना एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि 100 रुपये का प्रोडक्ट खरीदे हैं तो उसको 2 रुपया तो एमडीआर देना पड़ेगा, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। वो बैंक इससे काट के किसको देता है? वीज़ा को देता है, क्योंकि बैंक अपने घर से तो देगा नहीं कोई भी बैंक। तो इसको मिला कितना? 98 रुपये मिला। लेकिन अगर वो कैश लेता तो कैश क्या है, उसके 100 के 100 रुपये उसके पैकेट में होते। तो कई बार क्या होता है कि अगर यदि छोटा वैल्यू का प्रोडक्ट होता है तो दुकानदार देना नहीं चाहता है, कार्ड पेमेंट नहीं लेना चाहता है, जो एक ड्रॉबैक्स भी है इसका। तो एक अनुमान के मुताबिक भारतीय बैंकों को इन सभी पेमेंट गेटवे को सालाना 400 करोड़ रुपए पेमेंट करने पड़ते थे इस सर्विसेज के लिए, ठीक है। रुपए ने क्या किया, ये एनपीसीआई का प्रोडक्ट है बाय द वे, इसने भी बनाया एक अपना कार्ड पेमेंट गेटवे, और अब माना जा रहा है कि 140 से लेकर के 150 करोड़ के बीच ये काम हो जाता है, ठीक है। तो सातों पेमेंट गेटवे, अब 7वां पेमेंट गेटवे है, 2-4 का नाम याद रख लीजिए कौन कौन सा है। 2 तो हम लोग ऐसे समझ गए, वीज़ा और मास्टर कार्ड। कुछ और है, यूनियन पे है, यूनियन पे किसका है, ये चीन का है। उसके बाद एक डिनर क्लब है, डिनर क्लब भी शायद अमेरिका का है। तो और एक है डिनर क्लब हो गया, यूनियन पे हो गया, वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, और एक यूरो है, हाँ आई थिंक यूरो है, ठीक है। ऐसे ही है, तो ज़रूरी नहीं है सारे के सारे याद ही रहे, बस हम लोग पेमेंट गेटवे समझ रहे हैं कि पेमेंट गेटवे है क्या, ठीक है। रुपए जो है प्रोडक्ट किसका है, एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, हम लोग ये देख चुके हैं, ठीक है। ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के थ्रू तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। एम्पावर करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन को क्रिएट ए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। ये एक्ट जो एम्पावर करता है उसी को दोबारा लिखा गया है यहाँ पे। तो ये क्या है, पेमेंट गेटवे है, और दुनिया का ऐसा ही 7वां अजूबा है, बस ये याद रखिएगा, रुपए, ठीक है। और इंडिया का है, अब वैसे भी नाम से ही लग रहा है इंडिया का ही है, ठीक है। फिर तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। सॉरी, हमने वो सीटीएस पढ़ लिया था कि सीटीएस जो है चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम है, जो क्या करता है सीटीएस, वो जो एटीएम को रन करता है, वो गलत हो गया था, वो नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ क्लियरिंग हाउस का काम करता है। क्या काम क्लियरिंग हाउस का काम करता है? तो वो चेक को क्लियर करता है, जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है। सॉरी सीटीएस जो एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ठीक है। एक सेकेंड में यह है एनएफएस सिस्टम। ये क्या करता है, नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम स्विच, ये जो प्रोडक्ट है किसका, एनपीसीआई का ही प्रोडक्ट है। और ये क्या करता है, एनपीसीआई का ये प्रोडक्ट है, ये पूरे देश में एटीएम सिस्टम को रन करता है, और इसका कोई काम नहीं है, पूरे देश के एटीएम सिस्टम को नेटवर्क प्रोवाइड करना, एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम एनएफएस ही करता है, ठीक है। अब एटीएम की बात हुई है तो एटीएम देख लेते हैं थोड़ा सा, एटीएम कितने टाइप का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हल्का सा तेज़ी से देख लेते हैं, समय हम लोग का ऑलरेडी ओवर हो चुका है। तो ये 3 टाइप का होता है एटीएम। कौन कौन सा, ऑफ साइट एटीएम, इसको बैंक लेवल एटीएम भी बोलते हैं, बैंक लेवल एटीएम भी बोलते हैं। दूसरा होता है ब्राउन लेवल एटीएम, तीसरा होता है वाइट लेवल एटीएम। सबसे पहले तो ब्राउन लेवल एटीएम देख लेते हैं क्या होता है। ब्राउन लेवल एटीएम में क्या होता है, जितने भी इंडिया में आप एटीएम यूज करते हैं उसमें से आप 80 to 90% एटीएम ब्राउन लेवल एटीएम है। उसमें आप देखेंगे क्या कि जो बैंक का नाम रहता है, एसबीआई का एटीएम, आईसीआईसी का एटीएम देखे होंगे, वो बैनर रहता है एटीएम में, वो एसबीआई, वो सब ब्रांड का नाम रहता है, ठीक। जो है मैनेजमेंट और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, और ब्रांड का नाम प्रोवाइड करता है कौन, वो बैंक प्रोवाइड करता है। बाकी सब कुछ जो है क्या होता है, वो थर्ड पार्टी को सौंप दिया जाता है। मशीन थर्ड पार्टी लगाएगा, ठीक है, लीज पे दे दिया जाता है कि हाँ इतना दिन तक चलाओ। और सिक्योरिटी का भी प्रोवाइड कौन करता है, थर्ड पार्टी करता है, बैंक ये सब काम नहीं करता है। जो इसको क्या कहते हैं, ब्राउन लेवल एटीएम कहते हैं। जो ये सारा काम करता है थर्ड पार्टी ही, उसको क्या कहते हैं, वाइट लेवल एटीएम कहते हैं। आप लोगों ने मुथूट फाइनेंस का एटीएम देखा होगा, या फिर वन एटीएम देखा होगा, जो किसका है, टाटा का है,
उसमें सारा काम ही वो प्राइवेट कंपनी करती है, और जो पर ट्रांजैक्शन वो कुछ चार्जेस काटती है, वही उसका प्रॉफिट है। ऑफ साइड एटीएम है, बैंक लेवल एटीएम सिंपल है। आप जब किसी बड़े ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे ब्रांच के भीतर एक एटीएम लगा रहता है। अब वहाँ थर्ड पार्टी को देख के बैंक को क्या मतलब है, जब वो ब्रांच के भीतर है तो ब्रांच खुलेगा तो वो एटीएम ओपन हो जाता है, ब्रांच बंद तो एटीएम क्लोज हो जाता है। तो अलग से उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने सबका भी जरूरत नहीं होता है, लीजिंग का भी जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो एक बस मशीन खरीद के लगा लिया बैंक के भीतर, ब्रांच के भीतर। दरअसल आप देखे होंगे बड़े ब्रांच के भीतर रहता है, उसको क्या कहते हैं, बैंक लेवल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंकिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो भी सकता है। अब लास्ट का हल्का सा देख लेते हैं हम लोग क्रिप्टो करेंसी आज के लिए, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी पर अगर डिटेल वीडियो चाहिए आप लोगों को तो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्रिप्टो करेंसी जो है ये, एक सेकंड के लिए चलिए कर ही लेते हैं, 20-25 मिनट का, 25 मिनट से ज़्यादा क्लास हो चुका है, लेकिन कोई ना देख लेते हैं आज का, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, शॉर्ट में हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है। पहले इसका एक ये देख लेते हैं 2008 में क्या हुआ था। 2008 में आया था फाइनेंशियली मंदी आया था, वित्तीय मंदी आया था, ठीक है। हम लोग जानते हैं 2008 का मंदी। तो उसके बाद क्या हुआ, पूरे विश्व का जो पेमेंट्स, ये जो करेंसी है उसमें काफ़ी गिरावट आया था और वोलेटाइल हो गया था। तो एक सतोशी नाकामोतो नाम के व्यक्ति ने, सतोशी नाकामोतो व्यक्ति नाम के व्यक्ति ने, कौन है पता नहीं, कुछ लोग मानते हैं कि जापानी है, ये जापान का, बट ये कभी सामने नहीं आया। अलग अलग टाइम पे कुछ लोग आते रहते हैं सामने कि हम ही सतोशी नाकामोतो है, लेकिन बाद में फ्रॉड ही समझ में आता है कि फ्रॉड ही था। खैर जानने दीजिए, नाम से नहीं मतलब है। इसने क्या किया, एक क्रिप्टो करेंसी जो है ब्लॉकचेन तकनीक के आधार पे एक डिजिटल करेंसी बनाया, वर्चुअल करेंसी बनाया, जो क्रिप्टो करेंसी कहलाया, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी का यूज करके बनाया, इसलिए इसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। और ये जिस तकनीक पर बना था वो कौन सा था, ब्लॉकचेन तकनीक था। और उस करेंसी का उसने नाम रखा बिटकॉइन। इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन एक दूसरे का पर्यायवाची हो गया। पर ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, डोजी कॉइन है, बनी टोकन है, इथर है। इनफैक्ट इंडिया के भी कुछ ग्रुप ने बनाया, जैसे लक्ष्मी कॉइन नाम से, ठीक है। बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है अभी, ठीक है। बट इसको बैकिंग नहीं मिला हुआ है किसी सरकार की ओर से। ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करके ओपन लेजर अकाउंट पे ये काम करता है। इसको समझने के लिए अगर यदि थोड़ा सा देख लें हल्का सा 2 मिनट कैसे ये काम करता है, ये बहुत सिक्योर पेमेंट सर्विस है। सिक्योर पेमेंट मतलब क्या है, इसमें कुछ भी हाइड नहीं है। जैसे देखिए होता ये है कि मान लीजिए ए ने बी से लिया 100 रुपया उधार, बी से लिया, और बाद में बी जब पैसा मांगने आया तो ए कह दिया कि हम तो लिए ही नहीं थे। फिर ये बी किसके पास जाएगा, आपके पास अगर आता है, आपको कहेगा बी देखो हम पैसा दिए थे, ए कहेगा नहीं दिया था। आप कैसे तय करेंगे झूठ कौन बोल रहा है, कोई एक तो झूठ बोल रहा है। फिर कसम वसम खिलवाना, अब ये चीज़ तो मतलब लोकल लेवल पे हो सकता है, पर्सनल लेवल पे हो सकता है, बाकी लेवल पे तो होगा नहीं। अब जैसे बैंक में क्या है कि मान लीजिए कि ए ने आपको बैंक से ट्रांसफ़र किया पैसा अपने अकाउंट से, और अकाउंट इसका है SBI में। तो SBI बीच में प्रमाण है कि हाँ इसने दिया था ए ने बी को लौटाना है ए को। तो यहाँ पे ये एक प्रमाण है बस, और वो प्रमाण कौन है, सिर्फ SBI है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है कि पब्लिक लेजर पे काम करता है। जैसे कि बिटकॉइन, अगर आप बिटकॉइन परचेज करेंगे कभी भी, तो आपके अकाउंट में जो बिटकॉइन है, मान लीजिए 10 बिटकॉइन है, हालांकि 10 बिटकॉइन का लाखों में कॉस्ट हो जाएगा, पर मान लेते हैं कि 10 बिटकॉइन है आपके पास। तो क्या होगा, इससे आपको पता है कि मार्केट में पता चल जाएगा आपके अकाउंट में होने के साथ साथ साइड में कि मार्केट में इतना बिटकॉइन है अभी, और इतने लोगों तक बिटकॉइन है, सारा बिटकॉइन सब कुछ आपको पता है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, इसने 2 बिटकॉइन अगर यदि इसको दिया तो इसके अकाउंट से 2 बिटकॉइन माइनस हो जाएंगे, इसके अकाउंट में 2 बिटकॉइन प्लस हो जाएंगे, और बाकी जितने करोड़ों लोग हैं दुनिया में सबके अकाउंट पे चला जाएगा कि हाँ 2 बिटकॉइन ट्रांसफ़र हुआ है ए से बी को। बी कभी मुकर ही नहीं सकता कि हमको ए नहीं दिया है बिटकॉइन, ठीक है। यानी कि ये कभी भी इतना ज़्यादा ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि कोई मिटा ही नहीं सकता। ये चाहेगा कि हम जो है मिटा देंगे, या जैसे यहाँ पे धोखाधड़ी होता, कोई अगर SBI ए दिया है 100 रुपये बी को, और बी जो है हैकिंग में एक्सपर्ट है, SBI का सिस्टम को मिटा दिया से डेटा, तो क्या होगा, SBI के सिस्टम में भी नहीं है। लेकिन यहाँ पब्लिक लेजर में है। अब बी अगर यदि कल को मुकरना चाहे कि ए हमको 2 बिटकॉइन नहीं दिया या 10 बिटकॉइन नहीं दिया है, तो इसको जितना भी पूरे दुनिया में लोगों के पास बिटकॉइन है, जो भी उस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, सबके अकाउंट में जा के मिटाना होगा। क्या संभव है क्या कि एक साथ करोड़ों लोगों का मोबाइल हैक करना, या फिर जो है नेट से के माध्यम से उसका लैपटॉप हैक करना, ये संभव नहीं है, ठीक है। तो इसी सिद्धांत पे ये काम करता है क्रिप्टो करेंसी। इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो हम लोग डिटेल वीडियो जो है आप लोग मैसेज कीजिएगा तो मैं बना दूंगा, ठीक है। फिर आराम से फिर वो 20-25 मिनट का वो अकेले रहेगा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है, ठीक है।
मतलब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो एमसीक्यू है उसमें सॉल्व करता है। अब थोड़ा सा इससे देख लेते हैं रिलेटेड, चूँकि क्रिप्टो करेंसी याद रखिए कि क्या है, भारत के संदर्भ में ये फिएट मनी नहीं है, क्योंकि इसे किसी प्राइवेट एंटिटी ने जारी किया, सेंट्रली कमांड अथॉरिटी ने जारी नहीं किया, कहीं भी ये फिएट मनी नहीं है। एक दूसरा, इंडिया में लीगल टेंडर भी नहीं है ये, ठीक है। परंतु जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है थोड़ा सा कुछ डेवलपमेंट है, जैसे यूनिसेफ जो यूनाइटेड नेशन का पहला ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब यूनाइटेड नेशन का पहला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये पहला ऑर्गेनाइजेशन बना है यूनाइटेड नेशन का, जिसने क्या कहा है कि हमको कोई क्रिप्टो करेंसी में फंड देना चाहे, चंदा देना चाहे बेसिकली, तो दे सकता है। बिटकॉइन में कि कोई 2 बिटकॉइन दे दिया चंदे में तो हमको दे सकता है, ठीक है। यूनिसेफ के बारे में 46 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, और ये पहले इसका नाम यूएन चिल्ड्रंस फंड था, अभी फुल फॉर्म था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड नाम है। वर्ल्ड बैंक ने क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक को आधार बना के पहला बॉन्ड जारी किया, बॉन्ड आई नाम से, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ताकि वही धोखाधड़ी को रोकना और क्या, और सीमलेस जो है नया नया तकनीक है तो लोग ये कर रहे हैं। अब एक लास्ट देख लेते हैं आज का बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स क्या है, नई तकनीक है, कौन सी, ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन तकनीक को आधार बना करके अगर यदि देशें अलग अलग देश अब एप्लीकेशन बनाएगा तो उन सभी एप्लीकेशन का क्या होगा कि मानक अलग अलग होगा, तो इससे समस्या हो सकती है इंटरऑपरेबिलिटी में। अभी समझिए बात को, जैसे अलग अलग कंपनी मोबाइल बनाता है तो एप्पल के मोबाइल के चार्जर से सैमसंग का मोबाइल चार्ज नहीं हो सकता है, सैमसंग के चार्जर से एमआई का चार्ज नहीं हो सकता है, मोटरोला का चार्ज नहीं हो सकता है, सबके अपने अपने चार्जर है, अपना अपना पिन है। अभी हाल ही में क्या किया गया, सबको कहा गया कि सभी सी टाइप चार्जर यूज करो। अब क्या है, इंटरऑपरेबिलिटी सब में हो जाएगा, किसी का भी चार्जर से किसी, अभी जो एप्पल का जो क्या बोलते हैं आईफोन 15 आया है, तो आईफोन 15 में के साथ कौन सा चार्जर मिला है, सी टाइप मिला है। अब जो भी है कंपनी को ऑर्डर मिल गया है कि पूरे इंडिया और यूरोप ने भी दे दिया है ऑर्डर कि कोई भी कंपनी अब जो चार्जर बनाएगी सी टाइप ही बनेगा और कोई चार्जर नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब सब कोई सी टाइप चार्जर ही है। अब क्या है, इंटरऑपरेबिलिटी आ गई है, अब दिक्कत नहीं है। उसी तरह से वही सिस्टम है यहाँ पे कि अब ब्लॉकचेन तकनीक पर आधार बना के अगर कोई बनाता है, क्या एप्लीकेशन बनाता है, तो उस एप्लीकेशन के लिए जो एक मानक होना चाहिए, स्टैंडर्ड जो मानक होना चाहिए, उसको तय करने के लिए बिल ऑफ राइट्स पास किया गया है। तो बिल कौन किया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किया है। एनजीओ है, बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन हाँ पावरफुल एनजीओ है, जानते हैं ये जो है इस कई सारा क्या करता है, ये जेंडर गैप रिपोर्ट वगैरह, ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये सब जो है क्या करता है, वो रिपोर्ट जारी करता है, इसलिए इसका नाम है। और दावोस में हर साल इसका एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बैठक भी होता है। तो पावरफुल एनजीओ है, बट है एनजीओ। तो इस पर अब कितना देश मानता है बात अलग बात है, बट पूछा जा सकता है बिल ऑफ राइट्स किससे संबंधित है और कौन जारी किया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी किया है। और ये ब्लॉकचेन बिल ऑफ राइट्स इसका फुल फॉर्म है, इससे ही समझ में आ गया ये ब्लॉकचेन तकनीक से रिलेटेड है, ठीक है, एक मानक हो ब्लॉकचेन तकनीक में। तो ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग, आज फिर से क्लास लंबा हो गया, कोई ना, थोड़ा सा पढ़ने के लिए थोड़ा बोर होना ही पड़ता है, पर मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे क्लास को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाऊँ, जिससे बोरियत कम हो थोड़ा सा लाइफ में, और क्या, और इकोनॉमी ठीक से समझ में आ जाए। तो हम लोग ने ये तीसरा क्लास को कंप्लीट किया, कल फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है, अगले क्लास में, और कंप्लीट करेंगे इकोनॉमी को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।